Everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs। चलिए जानते हैं 26 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या है। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की सरकार ने हमारे निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने हाल ही में हमारे निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। तो चलिए बात करते हैं इस अभियान के बारे में। इस अभियान के तहत जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है या फिर निर्माण श्रमिक है वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और उनमें सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि उनकी जो आयु है वो 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा उनके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि उनका लोकल आईडी प्रूफ क्या है, उनके पास सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क है या नहीं, उनके बैंक डिटेल्स लिए जाएंगे, उनके फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा उनका आधार कार्ड, हाँ, ये 5 बेसिक डिटेल्स उनकी ली जाएंगी अंडर द रजिस्ट्रेशन और वो खुद को ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानते हैं आगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान और ये 15 दिनों तक चलेगा, यानी कि 24 अगस्त 2020 से 11 सितंबर 2020 तक ये अभियान चलेगा। और इसमें जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्कर्स है, जैसे कि मेसन हो या फिर प्लम्बर हो, वेल्डर हो, कंक्रीट मिक्सर हो, तो इस टाइप के जो वर्कर्स काम करते हैं वो खुद को इस अभियान के तहत रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद दिल्ली की सरकार ये पूरे रजिस्ट्रेशंस को एनालाइज करेगी और देखेगी कि किस टाइप का काम या किस टाइप की स्कीम लॉन्च की जाए ताकि इन सब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को फायदा हो। इसके अलावा दिल्ली की सरकार ने ये भी कहा था कि जब 2 महीने का भारत में लॉकडाउन चल रहा था तब उन्होंने 5,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था टू रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। और ये जो स्पेशल कैंप है जो कि सेटअप किया जाएगा इन दी 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ दिल्ली, वो टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे हमारे निर्माण श्रमिकों को। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने अनाउंस किया है कि वो ट्रांजिट होम्स बनाएंगे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, कर्नाटका। कर्नाटका ने ये अनाउंस किया है कि वो ट्रांजिट होम बनाएंगे अपने प्रवासी मजदूरों के लिए। तो चलिए डिटेल्स जानते हैं। तो कर्नाटका की सरकार केरला का जो प्रोजेक्ट था अपना घर, उससे उनके नक्शे कदम पर चलेगी और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो ट्रांजिट होम्स बनवाएंगे प्रवासी मजदूरों के लिए। इसके लिए शुरुआती तौर पर 4 ट्रांजिट होम्स बनवाए जाएंगे जिसमें लगभग 12,000 से 15,000 जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें एकोमोडेट किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें एक अपना खुद का किचन प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें वो खुद का खाना बना सकते हैं। और इसकी कॉस्टिंग यानी कि हर एक ट्रांजिट होम की जो कॉस्टिंग होगी वो आएगी लगभग 50 करोड़ और ये बेंगलुरु में बनाए जाएंगे, यानी कि 4 ट्रांजिट होम्स बेंगलुरु में बनाए जाएंगे। ये किया गया जब रिवर्स माइग्रेशन हो रखा था कर्नाटका में ड्यू टू लॉकडाउन। तो चलिए जानते हैं इन ट्रांजिट होम्स का मकसद क्या है। इन ट्रांजिट होम्स का मकसद यही है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं वो काफ़ी ज़्यादा गरीबी में और काफ़ी पुअर कंडीशंस में रहते हैं, तो उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं उन्हें उनमें सुधार लाया जाए, इसके लिए ये घर उन्हें बनाया जाएगा। और इसके लिए उन्हें बहुत ही नॉमिनल यानी कि ना के बराबर फ़ी पे करनी पड़ेगी वहाँ पर रहने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का नाम है BS येडियुरप्पा और उनके गवर्नर का नाम है वाजुभाई वाला। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इंडियन एयरफोर्स द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम बताइए जो कि करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा एस्पिरेंट्स को। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, माई एफ। ये जो एप्लीकेशन है ये हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने
लॉन्च किया है, जिसके तहत जो भी उम्मीदवार हैं उन्हें करियर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो चलिए इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि इंडियन एयरफोर्स के मुख्य यानी कि मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने 24 अगस्त को आईएएफ के हेडक्वार्टर्स से लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है माई आईएएफ यानी कि माई इंडियन एयरफोर्स, जिसके तहत जो भी एस्पिरेंट्स है यानी कि जो उम्मीदवार हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो करियर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू जान सकते हैं। और ये डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाएंगी, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, क्या क्या पे है, क्या पर्क्स मिलेंगे इंडियन फोर्स के, क्या क्या ट्रेनिंग करिकुलम है और क्या क्या चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप के माध्यम से उन्हें मिल जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस ऐप के बारे में। तो ये जो एप्लीकेशन है ये डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि C-DAC के साथ मिलकर ये एप्लीकेशन बनाया गया है, जिससे इंडियन एयरफोर्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स उन उम्मीदवार को मिल जाएगी जो इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी खोज की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में और उनके मुख्य का नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, 2020 का इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में भारतीय पवेलियन को इनमें से किसने इनॉग्रेट किया था? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए रशिया। रशिया में उद्घाटन किया गया था इंडियन पवेलियन का। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो इंडियन पवेलियन है वो इनॉग्रेट किया गया था एट द आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी राजकुमार और भारतीय एम्बेसडर DB वेंकटेश वर्मा ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था मॉस्को के बाहर। और ये जो फोरम है जो कि रशिया ने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें कई सारे ग्लोबल मिलिट्री ऑफिशियल्स रहेंगे, बहुत सारे रिसर्चर्स रहेंगे अलग अलग देशों के, और इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे। और काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जाएगी कि कैसे हम 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करने में, उनके मैन्युफैक्चरिंग में, और कैसे वेपन्स को ऑपरेट करने में और फिर मिलिट्री इक्विपमेंट को ऑपरेट करने में इसका यूज़ कर सकते हैं। और वेबसाइट की माने तो लगभग 70 देशों ने इसमें भाग लेने का निर्णय लिया है। इस साल ये इवेंट वर्चुअली होगा, यानी कि काफ़ी सारे देश अपने पेविलियन को भेजेंगे नहीं बल्कि वर्चुअल माध्यम से अटेंड करेंगे ड्यू टू द कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस। ये फोरम ऑर्गेनाइज किया गया है रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा और ये हेल्ड किया जाएगा 23 अगस्त से 29 अगस्त तक, यानी कि 1 वीक लॉन्ग ये प्रोग्राम चलेगा और ये होगा एट द पेट्रियट पार्क नियर मॉस्को। ये वेन्यू रहा है इस फोरम का वर्ष 2015 से। और इसके अलावा 730 वैरायटी के जो रशियन वेपन्स और इक्विपमेंट्स है वहाँ पर डिस्प्ले के लिए रहेंगे फॉर फ्री इंस्पेक्शन। तो चलिए अब बात करते हैं रशिया के बारे में। रशिया के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। रशिया का कैपिटल है मॉस्को और रशिया की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। इसके अलावा रशिया हाल ही में न्यूज़ में था बिकॉज उन्होंने ऐसा कहा है कि दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन उन्होंने निकाल लिया है, लेकिन जिसे WHO की मंजूरी नहीं मिली है बिकॉज उनका ऐसा मानना है कि जो ट्रायल्स है वो काफ़ी कट शॉर्ट है और वो वैक्सीन वो रिकमेंड नहीं करेंगे ग्लोबल यूज़ के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, RBI की एनुअल रिपोर्ट 2019-20 के हिसाब से RBI की इनकम में वर्ष 2019-20 में कितना इजाफा हुआ है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज B, 28.97% का इजाफा हुआ है RBI की इनकम में इन द ईयर 2019। चलिए अब बात करते हैं RBI के एनुअल रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एनुअल रिपोर्ट रिलीज किया है फॉर द ईयर 2019 एंड 20 और उसमें उन्होंने काफ़ी क्लियर किया है
कि भारत का जो एपेक्स बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल रेजिलेंस मेंटेन करता है ग्लोबली। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वर्ष 2019-20 की जो टोटल इनकम हुई है उसमें इजाफा हुआ है ऑफ 28.97%। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स थी इस रिपोर्ट की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आरबीआई अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो मेंटेन करता है फ्रॉम जुलाई टू जून। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो आरबीआई का जो वैल्यू ऑफ बैंक फ्रॉड केसेस का डेटा था वर्ष 2018 के हिसाब से, उसमें आरबीआई के पास 5,900 फ्रॉडुलेंट बैंक केसेस थे, जो इस वर्ष बढ़ के हो गए हैं 6,800 और उसमें इजाफा हुआ है ऑफ 74%। इसके अलावा जो आरबीआई का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग रेशियो है वो घटकर हो गया है टू 9.1% एज कम्पेयर टू 11.2% एज पर मार्च 2019। इसके अलावा आरबीआई की जो बैलेंस शीट है उसका साइज इंक्रीज हुआ है बाई 13.42%। आरबीआई की जो टोटल इनकम थी जो रिपोर्टेड थी इन द ईयर 2018 एंड 19 वो थी 1,49,672 ट्रिलियन, जो कि बढ़कर हो गई है टू 1,93,036 ट्रिलियन। इसके अलावा जो आरबीआई का एक्सपेंडिचर है वो घट गया है बाई 39.72%। आरबीआई का जो इनकम है वो भी इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ गया है बाई 44.62%। इसका मतलब जो आरबीआई बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करती थी उससे उनकी इनकम बढ़ गई है बाई 44.62%। इसका मतलब आरबीआई ने काफ़ी सारे निवेश किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड 2019 एंड 20। इसके अलावा आरबीआई की जो होल्डिंग थी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो भी बढ़ गई है बाई 57.19%। और जो हमारी करेंसी इन सर्कुलेशन है वो बढ़ गई है बाई 17%। यानी कि आरबीआई ने काफ़ी सारे नोट्स प्रिंट किए हैं इस दौरान और ये काफ़ी सारे नोट्स सर्कुलेशन में भी गए हैं। 2019-20 में ये जो नोट्स इन सर्कुलेशन है ये 21.10 ट्रिलियन है। इसके अलावा जून 2019 तक आरबीआई होल्ड कर रही थी 618.16 मीट्रिक टन का सोना एज कंपेयर्ड टू जून 2018 जिसमें वो होल्ड कर रहे थे 566.23 मीट्रिक टन ऑफ गोल्ड। इसके अलावा जो आरबीआई का कंटिजेंसी फंड है यानी कि जो इमरजेंसी फंड है वो घट गया है। वर्ष 2018-19 में ये फंड था एट 2.32 लाख करोड़, जो कि घट के हो गया है एट 1.96 लाख करोड़। ये जो पूरे चेंजेस आए हैं ये इसीलिए आए हैं बिकॉज आरबीआई ने अपना कैलकुलेटिंग रिजर्व को कैलकुलेट करने का तरीका चेंज कर दिया है और ये रिकमेंडेशंस की गई थी बाय द बिमल जलान कमेटी। आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे बिमल जलान, उनके अंदर एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कमेटी का गठन हुआ था जो कई सारे रिकमेंडेशंस कर रही थी हमारे रिजर्व बैंक को कि वो अपने रिजर्व्स को कैलकुलेट करने का तरीका बदले और उन्होंने ये इस रिपोर्ट में उसे शामिल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस कंपनी ने लॉन्च किया है द एनीवेयर स्कूल और इसके लिए वो 50 नई सुविधाएं लेके आए हैं जिसके तहत ऑनलाइन लर्निंग को बूस्ट मिलेगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए गूगल। गूगल ने लॉन्च किया है द एनीवेयर स्कूल जिसमें वो 50 नई सुविधाएं लेके आए हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इससे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है पढ़ने के लिए और बहुत सारे ऑप्ट कर रहे हैं अलग अलग मेथड्स जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इसीलिए मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए जो टेक जायंट है गूगल, उन्होंने अनाउंस किया है एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम उन्होंने दिया है द एनीवेयर स्कूल। इसका मतलब आप कहीं पर भी ग्लोबली बैठे हैं आप अपनी स्कूल को एक्सेस कर सकते हैं और इसमें उन्होंने 50 नई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जैसे कि उनके प्लेटफॉर्म्स गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, जी सूट, इन सब में कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं हो पढ़ने में। क्योंकि जो ये गूगल के एप्लीकेशंस हैं, ये जो उनके प्रोडक्ट्स हैं
वो यूज़ किए जाते हैं 250 कंट्रीज़ में अराउंड दी वर्ल्ड, और इसमें कई सारे व्यूवर्स यानी कि मिलियंस ऑफ व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं जो एक्सेस करते हैं। और गूगल इसीलिए नई नई इनिशिएटिव्स लेके आ रही हैं ताकि जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं हो, और उनका जो ये क्लासरूम का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा सीमलेस हो। इसके अलावा गूगल मीट में उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को बढ़ा दिया है, कैपेसिटी जो बढ़कर हो गई है 49 पीपल कैन कनेक्ट एट वंस। तो चलिए अब बात करते हैं गूगल के बारे में। गूगल की खोज की गई थी 4 सितंबर 1998 में। गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचई। गूगल की हेडक्वार्टर्स है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में, और गूगल के फाउंडर्स का नाम है लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, टाटा डिजिटल द्वारा शुरू गए एकीकृत ऐप यानी कि इंटीग्रेटेड ऐप का नाम बताइए जो कि कंपनी के सारे कंज्यूमर ऑफरिंग्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ऑफर करेगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, सुपर ऐप। सुपर ऐप इंटीग्रेट करेगा टाटा डिजिटल के सारे प्लेटफॉर्म्स को। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। टाटा डिजिटल जो भारत का सबसे पुराना कॉन्ग्लोमरेट है टाटा ग्रुप का इन द टेक सेक्टर, ये एक नए इंटीग्रेटेड ऐप लॉन्च करेंगे जिसका नाम है सुपर ऐप, जो कि टाटा ग्रुप के सारे कंज्यूमरिंग ऑफरिंग्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेके आएगा। ये जो नया ऐप है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कम्पीट करेगा अपने राइवल बिजनेस पार्टनर्स लाइक अमेजॉन एंड रिलायंस। टाटा डिजिटल जो है वो ऑपरेट करेगा अपना उनका जो खुद का टाटा क्लिक है जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनका ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर है जो कि है स्टार क्विक, और उनका जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है क्रोमा, इन सबको मर्ज करेगा और सुपर ऐप के माध्यम से ये तीनों चीज़ आप एक्सेस कर पाएंगे सिंगल प्लेटफॉर्म पे। मतलब अगर आपको टाटा की कोई भी अलग अलग चीज़ें खरीदनी होंगी, आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सुपर ऐप के माध्यम से वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट हो जाएगा ताकि आप वाइड वेराइटी ऑफ चीज़ें देखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, जी सतीश रेड्डी को हाल ही में 2 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को हाल ही में 2 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है एज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। उनका जो टर्म खत्म होने वाला था वो होगा 26 अगस्त 2020 को, अब 2 वर्ष के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। तो चलिए अब डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं। डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में और इसकी खोज की गई थी 1958 में। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, इस किताब को 3 लोगों ने लिखा है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानते हैं आगे। तो किताब दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, इसे 3 लोगों ने मिलकर लिखा है। पहली है मोनिका अरोड़ा जो कि एक एडवोकेट है, दूसरी है सोनाली चितलकर जो कि पॉल साइंस पढ़ती हैं, और इसके अलावा तीसरी है प्रेरणा मल्होत्रा जो कि इंग्लिश की टीचर है एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन तीनों ने को ऑथर की है इस किताब को, और ये पब्लिश की जाएगी बाय गरुड़ा प्रकाशन। इसका किताब को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी बिकॉज ऐसा मानना है कि ये बीजेपी को सपोर्ट करती है ये किताब, और जो अर्बन नक्सल्स हैं ऐसा मानते हैं कि ये जो किताब है उसमें जो अर्बन नक्सल्स है उन्होंने ही दिल्ली को बर्न होने दिया, उन्होंने ही फोर्स किया कि ये दिल्ली राइट्स हो, जिसमें कई लोगों की जानी गई, लगभग 50 लोगों की जानी गई, और ये 3 दिन तक ये हंगामा चला जिसने पूरी नेशनल जो हमारी कैपिटल सिटी है, एनसीआर रीजन है, कैपिटल सिटी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया और ये बहुत ही बड़ा वायलेंस था काफ़ी वर्षों में। इसके अलावा ब्लूम्सबरी इंडिया ने ये किताब को लॉन्च किया है 22 अगस्त 2020 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल,
UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, बेयर्न म्यूनिख ने जीता है इस वर्ष का UEFA चैंपियंस लीग 2019 एंड 20। चलिए बात कर लेते हैं, जर्मन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब है बेयर्न म्यूनिख, जिन्होंने इस वर्ष का UEFA चैंपियंस लीग 2019 एंड 20 जीता है और इसके लिए उन्होंने हराया है पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से। और ये जो फाइनल है ये पोर्तुगल के लिस्बन में खेला गया था। इसके अलावा बेयर्न म्यूनिख पहला ऐसा क्लब है बेयर्न म्यूनिख पहला ऐसा क्लब इस बार बना है जिन्होंने सारे मैचेस जीते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, और ये छठा बार उन्होंने ये टाइटल जीता है। जो यूरोपियन चैंपियन लीग्स का टाइटल है वो छठी बार जीता है बेयर्न म्यूनिख ने। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फुटबॉल क्लब्स हुए थे हाल ही में। तो बेयर्न म्यूनिख ने जीता है 20th जर्मन कप 2019 एंड 20, और इसके अलावा रियल मैड्रिड का फर्स्ट ला लीगा टाइटल इन 2019 एंड 20। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com। यहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाके आप डायरेक्टली उन ऑनलाइन मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे 24/7। इसके अलावा कोई भी शिकायत हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।